चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। ह्यूमन हार्ट का जो एंटीरियर पोजीशन से हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके चैम्बर्स जो होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ठीक है, ये तो आपने आउटलाइन इसका ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, है ना, और लेफ्ट लंग के ऊपर एक डिप्रेशन भी डालता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, और अंदर के चैम्बर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है हमारा होगा ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाला जो चैम्बर है दे आर रिसीविंग चैम्बर कॉल्ड एट्रियम, बोलो तो ऑरिकल। और जो नीचे वाला चैम्बर है दे आर पंपिंग चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो इतना स्मूथ नहीं होती। देखो वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, इस प्रकार से उसमें रिजेस होती है, कुछ बड़ी रिजेस होती है, कुछ छोटी रिजेस होती है। ठीक है, सेम इस साइड पे। क्लियर है। तो वेंट्रिकल की वॉल जब हम कभी भी ड्रॉ करें तो इस चीज फोकस करना, वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो इतना स्मूथ नहीं होता, उसमें क्या होती है, ऐसे रिजेस होती है बहुत सारी। आएंगे उस उधर भी आएंगे हम लोग, किस टाइप से रिजेस होती है इसके अंदर। ठीक है, चलो इनको अपन नाम कर लेते हैं। देखो हम लोग है ना, हम लोग कोशिश ये करेंगे हम लोग एब्रीविएशंस यूज करें। एब्रीविएशंस यूज करेंगे तो हम लोग क्या, इस पूरे के पूरे जितने भी हम डाटा है उसको हम इसी बोर्ड पे हम अभी के अभी क्या कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग एब्रीविएशंस यूज करते हैं। दिस वन इज राइट साइड, सो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट आर्टरियम। दिस वन इज लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल। अब इधर आते हैं, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्टरियम, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग थोड़े बहुत एब्रिविएशंस यूज करेंगे सब जगह नहीं, है ना। मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा एब्रिविएशन कहां पे। अब देखो, अब एक चीज देखो इस डायग्राम के अंदर, ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा दोनों आर्टरियम के बीच में, है ना, ये जो रास्ता होता है जब एम्ब्रियोनिक फेज होता है। एम्ब्रियोनिक फेज मतलब क्या, जब कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, है ना। जब एम्ब्रियोनिक फेज होता है उस दौरान क्या होता है, दोनों एट्रियम के बीच में एक पैसेज होता है, या फिर दोनों एट्रियम के बीच में हम क्या बोल सकते हैं, एक अपर्चर होता है। दिस अपर्चर इज कॉल्ड foramen oval. This aperture is called foramen oval. क्या बोलते हैं इसको, फोरामेन ओवल। बट जब पार्चुलेशन होता है, जो डिलीवरी होती है बर्थ के समय, ये जो अपर्चर होता है ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है और यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड फोसा ओवेलिस। आफ्टर बर्थ क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्थ इट विल बिकम फोसा ओवेलिस। क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्थ फोसा ओवेलिस, बिफोर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज फोरामेन ओवल, है ना। समटाइम्स क्या होता है कि ये ढंग से अपर्चर जो होता है ये क्लोज नहीं हो पाता, मतलब ये जो है अपर्चर ऐसा क्या, ऐसा ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो क्या होगा, अभी क्या है देखो, ये जब क्लोज हो जाएगा तो दिस साइड, इस साइड हमेशा कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, इस साइड हमेशा कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है। अगर मान लो ये अपर्चर क्या हो पाया, बंद नहीं हो पाया, ओपन ही रह गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा। ब्लड मिक्स हो जाएगा तो नीचे कौन सा ब्लड आएगा, मिक्स्ड ब्लड आएगा, और पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, मिक्स्ड ब्लड। बोलो तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स्ड ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड होल इन हार्ट, है ना। हम बोलते दिल में छेद, तो एग्जैक्टली दिल में छेद मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा दिल में से क्या हो, एक होल निकल गया। एग्जैक्टली दोनों एट्रियम जो होते हैं उनके बीच में एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होता है, एक अपर्चर होता है जिसको बंद हो जाना चाहिए, कब, आफ्टर बर्थ। अगर वो नहीं हो पाता दैट कंडीशन इज कॉल्ड हॉल इन हार्ट। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, बच्चे की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो होता है ब्लू। सो द कंडीशन, द सिंड्रोम इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स वो होंगे, क्या होंगे कि हम जो साइट होती है ब्लड देखने की, नेल्स हो गए, पाम्स हो गए, आईज हो गई, ये यहाँ पे कैसा रंग दिखेगा आपको, ब्लू रंग दिखेगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड साइनोसिस।
सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। होल इन हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, द सिम्टम्स आर साइनोसिस। क्लियर है? बीमारी क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है, होल इन हार्ट, मतलब ये फोरामेन ओवल रह गया, इसको क्या बन जाना चाहिए था, फोसा ओवेलिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, होल इन हार्ट सिंड्रोम कौन सा कहलाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एंड द सिम्टम्स आर साइनोसिस, CYNOSIS, साइनोसिस। क्लियर है? ठीक है। अब देखो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड जो होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर के साइड से, है ना, इसको कहते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। क्लियर है? ये क्या करती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, कहां पे, राइट आर्टरियम में। कहां से, ऊपर की साइड से। ऊपर की साइड मतलब क्या, हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर क्या है, ये आपका क्लेविकल हो गया, ये ब्रेन हो गया, है ना, यहां से लाती है। एक नीचे की साइड जो होती है वो कहलाती है इंफीरियर वेना कावा, ये हमने लगा दिया इंफीरियर वेना कावा, इसकी ओपनिंग लगभग यहां पे होनी चाहिए, है ना। ये कहां से ब्लड लेके आती है, नाम लिख देते हैं इसका हम, इंफीरियर। क्लियर है? ये कहां से ब्लड लाएगी, ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से। नीचे वाला पार्ट मतलब क्या, जो हार्ट के नीचे वाला पार्ट है, वहां से ब्लड कैरी करती है, कहां पे लाके ओपन करती है, हार्ट के अंदर। एक और यहाँ पे ओपनिंग होती है इस जगह, ठीक है। इसका नाम लिखते थे हम लोग, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। ये कहां से ब्लड लाती है, देखो हम जानते हैं कि हर पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, आर्टरी। तो वो आर्टरी जो खुद हार्ट भी एक ऑर्गन है, जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो होती है कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट भी क्या करेगा, उस ब्लड को यूज करेगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कौन लेके आता है, कोरोनरी साइनस। सो देयर आर 3 ओपनिंग, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। इन 3 ओपनिंग में से हम जानते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर जगह ओपन होती है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वापस से क्या हो, बैक फ्लो ना हो, है ना। हमेशा जो ब्लड है वो कहां से कहां की ओर आए, ये पोजीशन पे, ठीक है, वापस से ब्लड इनके अंदर ना चले जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे कुल इन 3 ओपनिंग में कुल 2 वॉल्स पाए जाते हैं। कहां पे वॉल्स पाए जाते हैं हम लोग देख लेते हैं। एक वॉल होता है हमारी इंफीरियर वेना कावा पे, और एक वॉल होता है हमारे कोरोनरी साइनस पे। इंफीरियर वेना कावा पे जो वॉल होता है, इस वॉल का नाम है यूस्टेशियन वॉल। और यहां पे जो वॉल होता है उसको बोलते हैं सेबेशियन वॉल। क्लियर? ये 2 वॉल होते हैं, सेबेशियन एंड यूस्टेशियन वॉल। क्लियर है? सुपीरियर वेना कावा पे कोई वॉल नहीं होता, क्योंकि उसकी ओपनिंग कैसी होती है, एंगुलर ओपनिंग। एंगुलर ओपनिंग क्या होती है, इस टाइप की ओपनिंग होती है। इस टाइप की ओपनिंग की खास बात क्या होती है कि जब डायलेशन के फेज में है तो ये ओपन है, पर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्या होगी, अपने आप क्लोज हो जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती गाय की, वॉल की जरूरत नहीं पड़ती। कहां पे नहीं होता, सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। ये सब ब्लड कहां पे डालते हैं, अपना राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास होता है, किसके थ्रू, एक पर्टिकुलर हमारे एक और वॉल्व के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्व है। इन वॉल्व को हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्यों, क्योंकि किनके बीच में है ये, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्या नाम है इनका। एक हम इस वॉल्व की बात कर रहे हैं और एक इस वॉल्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 वॉल्व में, एक राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इस वॉल्व का नाम जो है वो है ट्राइकस्पिड, ठीक है। और इस वाले वॉल्व का जो नाम है वो है बाइकस्पिड। इसको मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। मिट्रल वॉल्व। देखो कस्प मतलब क्या होता है, मतलब समझ लो। कस्प मतलब ये होता है, सपोज इसके हम वॉल्व को ऊपर से देखें, है ना, तो ये देखो ट्राइकस्पिड है ना, तो इसमें इस प्रकार से कितने फ्लैप होंगे, 3 फ्लैप होंगे, 1 2 और 3। और इस वाले की हम वॉल की बात करें तो इसमें कितने फ्लैप होंगे, 2 फ्लैप होंगे। क्लियर है? तो बाइकस्पिड में कितने फ्लैप होते हैं, 2, एंड ट्राइकस्पिड में कितने फ्लैप होते हैं, 3। क्लियर है? तो ये दोनों वॉल्व कहां पे होते हैं, ट्राइकस्पिड कहां पे होता है,
राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड का होता है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर है ये? अब देखो हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स पे आते हैं। देखो वेंट्रिकल की जो वॉल आपको दिख रही है, वेंट्रिकल की वॉल स्मूथ नहीं है, वेंट्रिकल की वॉल पे बहुत सारी रिजेस है। देयर आर सम स्मॉल रिजेस एंड देयर आर सम लॉन्ग रिजेस। जो स्मॉल रिजेस है इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमिनी कॉर्नी। स्मॉल ridges are called columni corni and the long ridges are called, जो बड़ी बड़ी ridges है इसके अंदर, these are called papillary muscle। क्या बोलते हैं इनको? पैपिलरी मसल। क्लियर है? जो बड़ी ridges है उनको बोलते हैं पैपिलरी मसल, स्मॉल ridges को बोलते हैं कॉल्यूमिनी कॉर्नी। क्या फंक्शन होता है? फंक्शनल पैपिलरी मसल है। क्या फंक्शन होता है इनका देखो हम समझते हैं। पैपिलरी मसल जो होती है इनसे क्या निकलते हैं? थ्रेड, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। वो किससे अटैच होते हैं? हमारे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच रहते हैं। इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है यहां से निकलते हैं। वो किससे अटैच होते हैं? इस साइड पे होंगे। वो किससे अटैच होते हैं? हमारे आर्टरियो और वेंट्रिकल से के बीच में। मतलब कुल मिला के समझ लो ये थ्रेड जो है कहां से निकल रहे हैं? ये थ्रेड दो जगह के बीच में है। एक तो हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, एक तरफ से उनका वो हो गया, और दूसरी तरफ पे देखिए पैपिलरी मसल। इनके बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, काम क्या होता है समझो। ये जो आपने बनाया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, देयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, बहुत पतले पतले से स्ट्रक्चर होते हैं ये। इनका फंक्शन क्या होता है कि जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो भी आर्टरियम में ब्लड होगा वो इसके ऊपर पुश मारेगा ऊपर की साइड से। जब इनके ऊपर से पुश मारते हैं तो ये खुल जाते हैं, जब नीचे से पुश मारते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। ये इनका फंक्शनिंग होता है। तो ऊपर से पुश मारा तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या हो गए? ओपन हो गए। ठीक है, फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनको क्या हो जाना है? बंद हो जाना है, तो ये बंद हो जाएंगे। बाकी ये बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जब वेंट्रिकल हम जानते हैं ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी होती है कि रिवर्ट मेथड में क्या नहीं हो जाए? ओपन ना हो जाए। समझ रहे हो? मतलब रिवर्स मेथड में क्या हो जाए? ओपन ना हो जाए, मतलब पीछे की साइड। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ का जो ब्लड है, जो ब्लड वेंट्रिकल का ब्लड जिसको कहां पे जाना है? आर्टरीज में जाना है, वो वापस से कहां आ सकता है? हमारे आर्ट्रियम में आ सकता है। जिस ब्लड को कहां पे आना है? आर्टरीज में जाना है, वापस से कहां आ सकता है? ऑरिकल में आ सकता है। समझ रहे हो? इन जगह वापस से आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम समझेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो क्लियर है? तो ये थ्रेड क्या करते हैं? जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब ये वॉल बंद होते हैं तो ये थ्रेड क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये वॉल क्या होते हैं? बंद के बंद ही रहते हैं, वापस से पीछे की साइड ओपन नहीं हो पाते। इन थ्रेड को हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। दिस थ्रेड आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, दिस थ्रेड आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी। क्लियर? क्या फंक्शन है कॉर्डी टेंडिनी का? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द रिवर्ट ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, अगर कॉर्डी टेंडिनी नहीं होगा तो ये वॉल पीछे की साइड ऊपर हो जाएंगे और जो आर्टरियम के जिस सारे वेंट्रिकल के सारे ब्लड को बाहर जाना चाहिए था वो ब्लड कहां पहुंच जाएगा? आर्टरियम में पहुंच जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है कि हो। क्लियर है ये? तो ये फंडामेंटल हो गया आपका किसका? यहाँ का। अब देखो वेंट्रिकल की बात करते हैं। वेंट्रिकल जो है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहां से ओपनिंग होती है किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की। देखो ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इसके बीच के सब एरिया को हटा देते हैं कि हम इस पर फोकस कर पाए। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या फंक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का? तो देखो क्या फंक्शन होता है। एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से निकल के कहां चला जाएगा? लंग्स में। ये इसकी दो ब्रांचें बनाई हमने। एक ब्रांच कहां पे जा रही है? राइट लंग में। एक ब्रांच कहां पे जा रही है? लेफ्ट साइड वाले लंग्स में। क्लियर है ये? तो सारा ब्लड कहां चल जाएगा? हार्ट से बाहर, कहां पे? लंग्स में। पर हम भी ये चाहते हैं कि ये ब्लड जो है हमेशा बाहर की ओर ही जाए, मतलब यहां से कहां जाए? लंग्स पे जाए, वापस से कहां नहीं आ जाए? नीचे ना आ जाए। इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होते हैं? एक टाइप के वॉल पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल। यहाँ पे पाए जाते हैं वॉल। ठीक है, इन वॉल को हम क्या बोलते हैं? हटा देते हैं अपन। इन वॉल को हम बोलते हैं क्या? सेमी लूनार वॉल। ये भी एक प्रकार के, देखो ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का ट्राइकस्पिड वॉल भी है।
कभी क्वेश्चन आता है कि सेमिलुनर वॉल के अंदर कितने कस्प होते हैं, तो ट्राइकस्पिड ही है, एकमात्र बाइकस्पिड वॉल्व है जो यहाँ पे है लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, बाकी सारे वॉल्व ट्राइकस्पिड होते हैं। ठीक है, ये भी ट्राइकस्प होते हैं, लिख लेना बड़ी इस चीज को, तो कंफ्यूजन रहेगा। क्लियर है, और उसको हम लोग और अच्छे से पल्मोनरी सेमिलुनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। क्लियर है, ये यहां से सारा ब्लड कहां चल जाएगा, आपके लंग्स में। ठीक है, लंग्स में वो ब्लड क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, देन सारा ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पे आ जाएगा, हमारे लेफ्ट वाले आर्टरियम में। कौन लेके आएगा इसको, टोटल कितनी, 4 पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है, टोटल कितनी, 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 तो इस साइड से आएगी और 2 इधर से। ठीक है, वो भी इधर ओपन हो जाएगी, इधर भी कोई वॉल नहीं होता। क्लियर है, वेन्स पे वैसे भी वॉल जो होते हैं होने चाहिए, बाकी यहाँ पे कोई वॉल नहीं होता, इनको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये ठीक है, देखो हम लोगों ने ये हो जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। ये कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है, और ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एकमात्र ऐसी वेन जो कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एकमात्र ऐसी आर्टरी जो कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या नाम है उसका, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये सारा अपने ब्लड कहां पे आके पोर कर देंगे, हमारे लेफ्ट आर्टरियम वाले चैम्बर में। ठीक है, ये फेल हो जाएगा किससे, ब्लड से। ठीक है, जैसे ही इधर फेल हो जाएगा फिर क्या होगा, वापस से वॉल ओपन होगा, कौन सा, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल, ये वॉल ओपन होगा, सारा ब्लड कहां चल जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, इससे सारा ब्लड कहां पे आता है, पूरी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से आपने एक चीज नोटिस करी होगी, देखो ये जो वॉल मैंने आपको पढ़ाई थी, ये देखो ये राइट वेंट्रिकल की वॉल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल। हम जब भी कोई चीज डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम चीजों को उसी में कवर कर सके। देखो ये इसकी वॉल देखो कितनी पतली है, इसकी वॉल देखो कितनी मोटी है। कहीं ना कहीं अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल को देखें तो देखो कितनी ज्यादा क्या है, थिक है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। उसका कारण क्या है, कितनी थिक होती है ये, लगभग 3 टाइम्स थिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी द इनफ पावरफुल टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना अच्छे से पंप करना है ब्लड को कि पूरी बॉडी में क्या कर सके, वो अपने ब्लड को क्या कर सके, पंप कर सके, मतलब पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पंप कर सके। इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। अब देखो सारा ब्लड कहां पे आ जाएगा, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा बाइकस्पिड वॉल। जब प्रेशर बढ़ेगा ऊपर से तो बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा, सारा ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे ब्लड निकलना स्टार्ट होगा, और फिर ये ब्लड कहां जाएगा, समझना, फिर ये ब्लड जाएगा कहां पे, इसको अपन हटा दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। है ना, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा कहां पे, एओर्टा में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एओर्टा। हटा देते बीच का तो उस पर हम फोकस कर पाएंगे। क्लियर है, क्या है ये हमारी एओर्टा। इस प्रकार से इसमें ब्रांचेस भी होती है। ठीक है, कहां पे जाएगा ब्लड, एओर्टा में। क्या बोलते हैं इसको हम, एओर्टा। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरीज, ब्लड कहां पे जाएगा सारे, एओर्टा के अंदर। एओर्टा क्या करती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस भी निकली है इसकी, ये कुछ ब्रांचेस, एक सिफेसियस ब्रांच होती है, एक सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, एक लेफ्ट कैरोटिड होती है। ठीक है, हम बाद में स्टडी करेंगे इस चीज की। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सारा ब्लड कहाँ जाना चाहिए, हमेशा एओर्टा में। इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, एक वॉल लगा के रखते हैं हम लोग। इस वॉल का नाम होता है क्या, सेमिलुनर वॉल। इसको भी हम खींच के इधर ही ले आते हैं। क्या नाम है इसका, सेमिलुनर वॉल। ठीक है, दोनों सेमिलुनर हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पल्मोनरी का है जिसको बोलेंगे पल्मोनरी, ये एओर्टा का है जिसको क्या बोलेंगे, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल। क्या काम है इसका, जब भी ब्लड वेंट्रिकल से कहा जाएगा पूरी बॉडी में तो ये वॉल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड के फ्लो को रोकेंगे, क्या, बैक फ्लो को ब्लड के रोकेंगे। ठीक है, ये भी किस प्रकार का वॉल होता है, ट्राइकस्पिड। 3 कस्प होते हैं इसमें, ध्यान रखना।
है ना। ये भी ट्राइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड। अब मात्र कौन सा हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया। कौन सा, मिट्रल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जब पंप करता है तो बॉडी से पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जाता है। ठीक है, देखना एक चीज ध्यान रखना, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है ना। मतलब पहले ऑरिकल क्या करते हैं, ब्लड किस में डालते हैं, वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल पंप करेगा, फिर क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, समझ लो। फिर वापस ऑरिकल डालेंगे तो उस टाइम तो वेंट्रिकल से ब्लड नहीं जा रहा, तो ये जो ब्लड का फ्लो होता है इट इज नॉट स्टेडी। ठीक है, ये जो ब्लड का फ्लो जो होता है किस टाइप का फ्लो होता है, इट इज अ पल्सेटिव फ्लो। पल्सेटिव फ्लो मतलब क्या, जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब जब फ्लो बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है उसकी हम रीडिंग जो होते हैं दो फेज में नापते हैं, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक फॉर हायर ब्लड प्रेशर रीडिंग एंड डायस्टोलिक फॉर लोअर ब्लड प्रेशर रीडिंग। दैट्स व्हाई द ब्लड प्रेशर इज 120/80, यही बोलते हैं। तो इसी वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्लो होता है कैसा होता है, पल्सेटिव है, नॉट स्टेडी। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल हो गया हमारा। अब देखो एक और चीज तुमको बता देता हूं मैं, याद रखना हमेशा, ये दिख रहा है आपको, ये आपका कौन सा आर्च है, ये एओर्टिक आर्च है। ये कौन सा आर्च है आपका, पल्मोनरी आर्च है। ये दोनों आर्च जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेट में, इन दोनों के बीच में एक डक्ट होती है, मतलब इनके बीच में कनेक्शन होता है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दिस डक्ट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं इसको हम, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, विजिबिलिटी कहां पे होगी, यहां पे होगी। चलो यहां पे लिख लेते हैं हम इसको, दिस डक्ट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। कब होती है ये, एम्ब्रियोनिक फेज में होती है। जैसे वो फोरामेन ओवल था वैसे यहाँ पे भी होता है, जब वैसे ब्लड जाता है तो दोनों मिक्स हो जाता है, मतलब सम ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, पल्मोनरी आर्च में, कुछ कहाँ करेगा, एओर्टा में। बट जैसे कि क्या होता है, बर्थ होता है, दिस डक्टस आर्टेरियोसस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो ये आपका एम्ब्रियोनिक और बर्थ वाले दो स्टेटमेंट हो गए। क्या स्टेटमेंट हो गए, during embryonic phase there is a aperture called foramen oval. After birth it will be converted into a scar or depression called the fossa ovalis. During embryonic phase there is a duct in between of systemic and pulmonary arch. The duct is called ductus arteriosus. But after birth the duct is converted into a ligament. This one is called the ligamentum arteriosus. ये बोल सकते हैं अपन। एक और स्टेटमेंट क्या निकल सकता है, fossa ovalis is remainder of foramen oval। सही है, उसी का अवशेष है ये। एंड लिगामेंटम आर्टेरियोसस इज रिमाइंडर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। इस टाइप के स्टेटमेंट आ चुके हैं, है ना, इसी वजह से आपको बता रहा हूं मैं। बहुत सारे स्टेटमेंट निकल सकते हैं, बट हमको फिर भी ये सारी चीजें एक कॉम्पैक्ट करके याद करनी है, इसलिए हमने कोशिश करी कि हम लोग सभी कुछ इसके अंदर पढ़ सके। ठीक है, तो दिस इज और एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, फ्लो भी समझ में आ गया, कहां से कहां की ओर है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड, देन लंग्स में, फिर वापस लंग्स से कहां आ जाएगा, आपके लेफ्ट आर्टरियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन पूरी बॉडी में, मतलब एओर्टा में। सो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर ब्लड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, दिस वन इज एंटीरियर स्ट्रक्चर, है ना, एंटीरियर से ऐसे ही दिखता है। क्लियर है ये, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये पार्ट इसका एपेक्स है, ये पार्ट इसका बेस है, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, बाकी ध्यान रखना। ठीक है, द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड द एपेक्स एंड द अपर पोर्शन इज कॉल्ड द बेस ऑफ अ हार्ट। क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हम लोगों ने इसके पहले के जो लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उन लोगों का हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, है ना, उनका हार्ट का स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोगों का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, इसको हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक पंपिंग ऑर्गन है विच इज द ह्यूमन हार्ट। उसके बाद क्या होती है, हार्ट का जो ब्लड होता है वो किसमें फ्लो करता है, वेसल्स में। तो हम जानते हैं कि हम लोगों के पास दो वेसल्स होती है स्पेसिफिकली, एक तो होती है आर्टरीज और एक होती है वेंस, है ना। दोनों में कुछ खास डिफरेंसेस है, मतलब अगर हम देखा जाए तो आर्टरीज और वेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये 3 लेयर का मिलकर बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर जो होती है कहलाती है ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट लेयर होती है कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। आउटर मोस्ट लेयर कोलेजन फाइबर की बनी होती है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलता है। मिडिल लेयर जो होती है यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है जिसकी वजह से हम इनके डायमीटर को रेगुलेट कर सकते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एंड द इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलास्टिक लेयर और एक होता है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो होती है वो सिंपल जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट होता है एज टू एज, जिसकी वजह से ही एक्सचेंज जो होता है वो क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है ना। ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे, बट हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं किसको, ह्यूमन हार्ट को, कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहले हम लोग उसका जो बाहर से उसका स्टडी करेंगे कि बाहर से कैसा दिखता है उसका, देन हम लोग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है एलएस जो होता है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डालते हैं ह्यूमन
हार्ट। ठीक है, देखो ह्यूमन हार्ट जो होता है एग्जैक्टली इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की कि लोकेट कहाँ पे होता है, तो इट इज लोकेटेड इन मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम क्या होता है, दोनों लंग्स का जो बीच का स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम। या फिर हम बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी, है ना, ये तो थोरेसिक में ही, अपर थोरेसिक कैविटी, अपर थोरेसिक कैविटी, है ना। और एग्जैक्टली हम बात करें तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, सिमेट्रिकल मतलब क्या कि हम उसको दो इक्वल हाफ्स में बांट सके, तो हमारा बॉडी है जो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बाकी अंदर के ऑर्गन्स जो है ना, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। ठीक है, वो उनकी सिमेट्री एक जैसी नहीं होती है, वो असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। ह्यूमन हार्ट इज असिमेट्रिक, ठीक है, एंड इट इज एग्जैक्टली इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। मतलब अगर वो इस साइड है तो वो एग्जैक्टली किस साइड उसका टिल्ट, मतलब उसका पोजीशन क्या है, किस साइड है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड है। मतलब उसका जो नीचे का एपेक्स वाला पार्ट है वो किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो इट इज स्लाइटली टिल्टेड किस साइड, टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड हम जानते हैं क्या है, लंग्स है ना, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड है, बट वो थोड़ा सा किस साइड टिल्टेड है, किस साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, लेफ्ट साइड। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाले लंग को क्या करेगा, टच करेगा ये। तो जो लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है उसको ये टच करता है, फिर उसके अंदर हम बोल सकते हैं उसके अंदर फिट रहता है, एंड दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। तो क्या बोल सकते हैं, फिट इनटू द कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट। ठीक है, कहां पे फिट होता है, इट फिट इनटू द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग। ठीक है, क्लियर है ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम बात करें इसकी थोड़ा सा लेंथ की, तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, विड्थ है इसका कितना, 9 सेंटीमीटर, और एनसीईआरटी का लाइन भी है। एग्जैक्ट इसकी हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब दिखने में कैसा दिखता है ये, या फिर हम उसको मालूम करें तो कैसा है, तो ये इट लुक लाइक अ क्लेंस्ड फिस्ट। इसका एग्जैक्ट साइज शेप कैसा है, क्लेंस्ड फिस्ट जैसा, हमारा जो मुट्ठी हम बंद कर लेते हैं, है ना, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से ये दिखता है ना। तो इट लुक लाइक अ क्लेंस्ड फिस्ट, है ना। क्लेंस्ड फिस्ट मतलब ऐसे हम जो कड़ा केक हम जो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, है ना, जो हमारा दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं हम, इस शेप में ये होता है। इसका एग्जैक्ट हम देखा जाए तो ये इसका साइज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, बाहर से, बाहर की साइड से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो हम देखते हैं, है ना, वे इसका जो होता है वेरी करता है ना, 280 टू 340 ग्राम जो होता है इसका वे होता है, वेरी करता है। मेल्स जो होते हैं, मेल जो होते हैं उनमें इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा इसका वेट क्या होता है, कम होता है। 240 अराउंड 280 से 340 ग्राम से इसका क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बाहर से। ठीक है, देखो स्लाइडली थोड़ा सा किस साइड टिल्टेड है ये, टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है किस साइड टिल्टेड है, लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या होगा, लंग्स होंगे, लंग्स के ऊपर क्या होगा, ये एक डिप्रेशन डालेगा, उसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, अब हम देखो इसके अंदर स्टडी करते हैं कि ये जो होता है बाहर से इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखने में दिखाई देता है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर की साइड वाला चैम्बर दिख रहे हैं आपको, दिस चैम्बर्स आर थिन चैम्बर, है ना। और ये जो चैम्बर होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑरिकल, है ना, एट्रियम या फिर ऑरिकल। और जो नीचे की साइड वाला चैम्बर है ये कहलाते हैं क्या, ये बड़े चैम्बर और थिक चैम्बर होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये पंपिंग चैम्बर होते हैं, और जो ऑरिकल्स होते हैं दे आर रिसीविंग चैम्बर, ये ब्लड रिसीव करते हैं, ये ब्लड को पंप करते हैं। मतलब जब भी वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो हमेशा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा, और कभी भी जब ऑरिकल में ब्लड आएगा तो हमेशा ब्लड कहाँ जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाएगा। क्लियर है ये। अब देखो इनके हम बाहर से इसमें हमको कुछ ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, ग्रूव्स मतलब कुछ डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से ग्रूव्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ग्रूव जो हमको देखने को मिलता है वो इस टाइप से रहता है। ठीक है, वो किन दोनों के बीच में है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये काय का फॉर्मेशन करता है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन करता है, एक सल्कस का फॉर्मेशन करता है, फिर बोल सकते हैं हम एक रिज का फॉर्मेशन करता है ना, एक पट्टा बोल सकते हैं हम, एक पट्टे का फॉर्मेशन करता है। और ये जो रिज होती है, ये जो ग्रूव होता है, ये कहलाता है कोरोनरी सल्कस।
क्लियर है? क्या कहलाता है? कोरोनरी सल्कस। एक ग्रुप हमको और देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको किसके बीच में देखने को मिल रहा है? ये आपको रिज जो है किसके बीच में देखने को मिल रही है? इन बिटवीन ऑफ वेंट्रिकल। इसकी वजह से इसका नाम क्या होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब हम लोग हमेशा सेप्टम वर्ड जो होता है वो किसके लिए हम लोग रिफर करते हैं? किसी भी एक पट्टे जैसी संरचना के लिए, है ना, मतलब जो चीजों को क्या करे, अलग कर, मतलब डिवाइड करे, है ना। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे काय का फॉर्मेशन होता है एक प्रकार की, एक सेप्टम का, एक पट्टे का, है ना, जो उसको किसको अलग कर रही है? वेंट्रिकल्स को अलग कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है ये? तो दो ग्रुप्स देखने को मिलती है। कोरोनरी सल्कस किसको अलग करता है? आर्टिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स को कौन अलग करता है? कोरोनरी सल्कस। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको अलग करता है? दोनों वेंट्रिकल्स को। कौन से दोनों वेंट्रिकल्स? मतलब कौन से? तो देखो यहाँ पे क्लियर है, एक सेप्टम और होता है, यहाँ पे भी होता है ये, विच इज कॉल्ड इंटरऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, विच इज कॉल्ड इंटरऑरिकुलर सेप्टम। तो ये हमको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस साइड वाले कहलाएंगे राइट आर्ट्रियम, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, ये कहलाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम एब्रीविएशंस यूज करें, तो है ना, हम लोग एक ही बार में हम लोग सारी चीजें जो होगा उसको हम देख लेंगे, है ना। तो हम सब कुछ लिख देंगे तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी? हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड तो लेफ्ट वेंट्रिकल। इस टाइप से क्या होता है? इसका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। अगर हम उसको और देखें यहाँ पे ध्यान से, तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी निकली होती है। ब्लड वेसल्स मतलब दिखती है अपने को बाहर से, तो ये ब्लड वेसल्स जो हार्ट के ऊपर हमको ऐसे देखने को मिलती है, ये वेसल्स जो होती है ये ब्लड सप्लाई करती है, किसको? खुद हार्ट को सप्लाई करती है ना। और द वेसल विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, द वेसल्स आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इस टाइप से किसका स्ट्रक्चर होता है? हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हार्ट की वॉल्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं हार्ट की वॉल्स, है ना, कि हार्ट जो होती है उसके आसपास कितनी वॉल्स होती है। तो हम लोग स्टडी करते हैं उसको फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, बाहर से अंदर की ओर। कि हम जब उसको बाहर से हम उसको कट करेंगे और जब अंदर की ओर जाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर जितनी भी वॉल्स है उनका एग्जैक्ट जो सीरीज है वो कैसा है, ठीक है। तो फ्रॉम आउटसाइड से स्टडी करते हैं, है ना। देखो आउटसाइड सबसे बाहर की ओर हम बात करें तो जो हार्ट होता है इट इज क्लोजली पैक्ड, है ना, वो एक बाहर से पैक्ड होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, है ना। और ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है इनर पेरिकार्डियल, एक होती है आउटर पेरिकार्डियल। तो इसको हम अंदर वाले को बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम और आउटर वाले को हम बोलते हैं क्या? पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देखो समझते हैं किस टाइप से होता है ये। सबसे पहले हम बाहर की साइड वाले बनाते हैं, फाइब्रस लेयर होती है, मतलब हालांकि ये, है ना, इतना ध्यान नहीं देना। और ये अंदर वाली होती है, ठीक है, ठीक है। जो अंदर वाली है ये लेयर, इसको बोलते हैं हम सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, ये अंदर वाली। और जो बाहर वाली दिख रही है अपने को, इसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम। ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल। हमारी बॉडी में जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ना, बहुत मतलब सेंसिटिव ऑर्गन है जो बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं, तो वो सब ऑर्गन्स की यही पैकेजिंग होती है ना। उन सब के बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है। और उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो सिंपल सी बात है, द कंप्लीट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अंदर वाले को बोलेंगे सीरस पेरिकार्डियम, बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, द स्पेस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। और इस स्पेस के बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। एक ही वर्ड है बस, पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अप्रोक्सीमेट 50
ml रहता है ना, 15 ml या 15 ml ये रहता है ना। इसका मेन काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर है ना। कभी भी हर्ट पर मान लो मैकेनिकल जर्क लगेगा तो वो शॉक जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, और हर्ट जो होगा उसको एक वाइटल डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, अब अंदर की बात करते हैं, हमने बाहर के मेम्ब्रेन की बात करी, अब हम धीरे धीरे करके अंदर की ओर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है इसके बाद जो सीरियस पेरिकार्डियम से बनी होती है एक मेम्ब्रेन, थोड़ी सी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सीरियस नेचर की होती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिकार्डियम। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन है ये, है ना, सीरियस सेल से बनी होती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, एपिकार्डियम। ठीक है ना, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं मतलब फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब अंदर की ओर जाते हैं हम तो एक हमको बहुत ही थिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, थिक लेयर देखने को मिलती है। दिस थिक लेयर इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स। ये बहुत ही थिक लेयर देखने को मिलती है हमको अंदर की साइड। ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ थिक। अगर हम बाहर के मेम्ब्रेन की बात करें तो बहुत थिक मेम्ब्रेन है ये। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बनी होती है। दैट मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल, है ना। हमारी बॉडी में जो दूसरी मसल्स और कार्डियक मसल्स उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। ये जो मसल्स होती है सिंगल सेल्स मसल्स होती है, ब्रांच नेटवर्क होता है इनका, है ना। तो ये बनी होती है कि मायोकार्डियम, इस लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और कौन सा मसल है इसके अंदर, कार्डियक मसल। हम पढ़ेंगे बाद में, है ना, क्योंकि मसल्स की जब स्ट्रक्चर होते हैं तीन टाइप की मसल्स होती है। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है विसरल मसल, स्मूथ मसल, और एक होती है कौन सी, कार्डियक मसल। ठीक है, एंड द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम which is called endocardium. Simple squamous epithelium membrane. ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर हम बात करें तो ये अंदर की साइड का लगे, फिर जो भी चैम्बर्स है ना, वेंट्रिकल हो या फिर ऑरिकल हो। ठीक है, तो इस टाइप से हार्ट जो होता है उसका इसकी वॉल्स होती है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, फिर अंदर की ओर जाते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो फंक्शनल मेम्ब्रेन है पूरा हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी होती है, मायोकार्डियम। इसमें के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, जो चैम्बर होते हैं वो क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं और डायलेट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायलेट होते हैं। और उसी वजह से उनके अंदर बहने वाला जो फ्लूइड है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का एक सिस्टेमिक फ्लो होता है। तो दैट इज द वॉल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, है ना। एंटीरियर पोजीशंस इसके हम हार्ट की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हम लोगों का वो आता है क्या, द कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो उसको इम्पल्स जो मिलती है वो ब्रेन से नहीं मिलता। हम जानते हैं हमारा जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक नहीं है, वो मायोजेनिक है। मतलब हमारी मसल्स के पास खुद के पास एक कैपेबिलिटी है कि दे कैन जनरेट देयर इम्पल्स बाय देयर ओन, है ना। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबिलिटी। मतलब जब आप मसल्स खुद इम्पल्स बनाने की प्रॉपर्टी ले लेती है तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबिलिटी, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही एक रिदमिक मैनर में होती है। मतलब एक पर्टिकुलर हमेशा एक टाइम इंटरवल के बाद ही वो क्या होगी, इम्पल्स बनाएगी। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी, है ना। दो अलग अलग प्रॉपर्टी, दो अलग अलग नाम है, समझना। The property to generate the impulse by their own, the property is called auto excitability, and this property in a rhythmic manner, है ना। एक rhythmic manner में हमेशा मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ही इंपल्स बनाना, वो चीज क्या कहलाती है, ऑटो रिदमिसिटी। ये दोनों चीजें हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है। कौन सी, ऑटो रिदमिसिटी एंड ऑटो एक्साइटेबिलिटी। अब ये कैसे होती है, किस टाइप से होती है, कौन सी मसल इसके अंदर एसोसिएट करती है, क्यों होती है, उसको समझने के लिए हम लोग ड्रॉ समझते हैं क्या, द कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं और कंप्लीट हार्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल। द मसल इज कॉल्ड द कार्डियक मसल। काय का बना होता है, कार्डियक मसल का। ठीक है, इस कार्डियक मसल में देयर आर सम स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर। सारी की सारी कार्डियक मसल की बात नहीं कर रहे, देयर आर सम स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड musculature, मतलब there are some group of muscles they have a capability to generate impulse by their own,
ठीक है, these specialized musculature are called nodal tissue. क्या बोलते हैं इनको हम? नोडल टिश्यू. एंड दिस नोडल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट. ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होता है? हार्ट बीट का कंडक्शन होता है. काय के टिश्यू की बात करें, नोडल टिश्यू की. 3 तरह के नोडल टिश्यू होते हैं एग्जैक्टली, हम ना समझते हैं. क्लियर है? द स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर दैट हैव अ कैपेबिलिटी टू जनरेट द इंपल्स बाय देयर ऑन दिस स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर आर कॉल्ड द नोडल टिश्यू एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबिलिटी. क्लियर है? ठीक है. और एक और प्रॉपर्टी कि ये एक रिदमिक मैनर में करना क्या कहलाता है? ऑटो रिदमिसिटी. ठीक है, दिस थ्रू प्रॉपर्टी कौन सी? ऑटो एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटो रिदमिसिटी. ठीक है, दैट वी हैव. ठीक है, ह्यूमन हार्ट को अगर आपको पता लगाना है कि यार ये मायोजेनिक है, कोई भी हार्ट को पता लगाना है, तो हम पर्टिकुलर हार्ट को अगर लेके हम किसको एक सॉल्यूशन में रखें, रिंगर सॉल्यूशन में, तो उसके बाद भी वो क्या करता है? बीट करता है. इट मींस द हार्ट इज मायोजेनिक. अगर निकालने के बाद बीट ना करे, इट मींस द हार्ट इज न्यूरोजेनिक. मैंने बताया था रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है ना? साइमुलेशन होता है बॉडी फ्लूइड का, जिसमें वो कुछ समय तक क्या कर सकते हैं? अपना अलाइव रहते हैं. ठीक है, हम देखते हैं नोडल टिश्यू कहाँ पे होते हैं. है ना, ये हम लोग फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर हार्ट का. ठीक है, वो सब कहानी वापस से नहीं पढ़नी है. राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले नोडल टिश्यू की. इसको हम बोलते हैं क्या? SA नोड. ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आर्थर कीथ. इसकी वजह से इसको कभी कभी कीथ नोड के नाम से भी जानते हैं. कहां पे होता है ये? तो इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ राइट वॉल ऑफ राइट आर्टरियम. 3 बार राइट आ गया. राइट साइड इस जगह होता है, समझ जाओ एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, दिस इज द SA नोड. राइट साइड ऑफ राइट आर्टरियम, राइट वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, राइट साइड ऑफ अपर राइट वॉल ऑफ राइट आर्टरियम. क्लियर है? एनसीईआरटी में और अच्छे से इसके लिखा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन पे आते हैं कभी कभी. तो ठीक है, ये हमारा सबसे पहला SA नोड है. SA नोड क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड ओरिजिनेशन ऑफ इंपल्स. सबसे पहले इंपल्स कौन बनाएगा? SA नोड ही बनाएगा. क्लियर है? ये इनिशिएशन एंड दिस नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएट इंपल्स. इसी की बस सबसे पहले इंपल्स बनती है. वो इंपल्स जब यहां से बनेगी तो वो प्रोपेगेट करेगी. यहां से कहां की ओर जाएगी? वो राइट आर्टरियम में जाएगी, देन लेफ्ट आर्टरियम में भी जाएगी. ठीक है, ये इंपल्स ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी फ्रॉम राइट आर्टरियम टू लेफ्ट आर्टरियम. क्लियर है? ये वो नीचे नहीं जा पाएगी. बट इसका मतलब क्या? ऐसा नोड में इंपल्स तो बनेगी, बाकी वो कहां पे नहीं जा पाएगी? वेंट्रिकल्स में नहीं जा पाएगी. इंपल्स बन कहां पे रही है? ऐसा नोड में. बिकॉज इंपल्स बना कौन रहा है? पेस को सेट कौन कर रहा है? समझना, सिंपल से एक चीज समझना. अगर हम कोई एक लगातार, हम लोग बोलते हैं क्रिकेट में कि उसका इतने का पेस है, 145 का पेस की स्पीड से गेंद फेंक रहा है वो. तो पेस क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक हम बोल सकते हैं गति होती है ना? जो कौन बना रहा है इसके अंदर? पेस को कौन बना रहा है? हमारा ऐसा नोड बना रहा है. दैट्स व्हाई ऐसा नोड इज कॉल्ड पेस मेकर. है ना? कितना का पेस बनाता है ये बनाता है कितना? ऑलमोस्ट 72 बीट पर मिनट. मतलब ये 1 मिनट में कितनी बार? 72 टाइम इंपल्स का फॉर्मेशन कर रहा है. सोचो कितना रिदमिक मैनर है. मतलब हर मिनट में कितना? 72 टाइम्स. 60 सेकंड में कितना? 72 टाइम्स. है ना? हर एक बीट बनाने मतलब कितना हो गया? 0.8 सेकंड. इतना ही हुआ. इसका मतलब ये हर 0.8 सेकंड में एक बीट बना रहा है. मतलब ये क्या है? एक रिदम है ना? दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी. क्योंकि खुद बना रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबिलिटी. क्लियर है? ये दिस नोड इज कॉल्ड SA नोड. SA नोड से इंपल्स ट्रेवल होकर जाती है काय में? आर्टरियम तक ही जा पाती है, वेंट्रिकल तक नहीं जा पाती. उसका कारण ये है कि आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल बना हुआ है, जो मस्कुलेचर है, जो मसल्स है, वहां पे क्या पाया जाता है? देयर आर सम फैट. है ना? दिस फैटी लेयर इज कॉल्ड एनुलर पैड. दिस फैटी लेयर इज कॉल्ड एनुलर पैड.
ठीक है। और जो क्या करता है कहीं ना कहीं रोकता है इंपल्स को, फैट के ऊपर तो नहीं जा पाएगी, है ना, तो इसकी वजह से इंपल्स को क्या करेगा, रोकेगा, और इंपल्स कहां पे प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी, एवी नोड में, सॉरी कहां पे, वेंट्रिकल्स में प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ दिस एनुलर पैड। फिर सेकंड नोडल टिश्यू की बात करते हैं। सेकंड नोडल टिश्यू जो होता है वो कहां पे होता है, राइट आर्टरियम में होता है, बाकी लोअर साइड में होता है, और जस्ट किसके नीचे के होता है, वो कोरोनरी साइनस के नीचे, यहां पे, ठीक है। दिस नोड इज कॉल्ड एवी नोड। फुल फॉर्म नहीं लिखे अपने किसी के भी ना। ऐसे नोड को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, एवी नोड को बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर है ये? एवी नोड, ऐसे नोड, क्लियर है ये? एवी नोड कहां पे होता है, राइट आर्टरियम में होता है, बाकी थोड़ा सा नीचे की साइड होता है, लोअर साइड ऑफ राइट आर्टरियम बिलो द कोरोनरी साइनस, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, यहाँ से इंपल्स कहां पे आती है, ऐसे नोड से एवी नोड की ओर जाती है, ठीक है। एवी नोड से जो क्या होता है, एक इस स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर का एक बंडल जैसा निकलता है, बोल सकते हैं हम एक बंडल, ग्रुप ऑफ बंडल निकलता है, जो कहा चला जाता है इन आर्टरियो इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो हम निकाल के देखते हैं ये बंडल, देखो ये प्रकार दिख रहा है आपको, एक स्पेशलाइज्ड इन नोडल टिश्यू का बंडल जो है एवी नोड से निकला, है ना, और उसने क्या करा, कहां पे आ गया वो, इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ गया, वो जाके डिवाइड हो गया दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये, एक चला गया राइट ब्रांच, एक बन गई लेफ्ट ब्रांच, बन गई दो ब्रांचेस के। इस बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज साइंटिस्ट का नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। हमारा सेकंड नोड, थर्ड नोड हो जाएगा, कौन सा, बंडल ऑफ हिज, ये कौन सा नोड हो जाएगा हमारा, सेकंड नोड, ठीक है। तीन हो गए हमारे पास नोडल टिश्यू। फर्स्ट एसए नोड, जहां पे पेस क्या बनती है, जैसे पेस बोल सकते हैं, पेस ही बन रहा है, मतलब इंपल्स बनती है 72 बीट्स की स्पीड से बनती है। सेकंड हो गया हमारा एवी नोड। देखो एवी नोड का नाम क्या है, ये इंपल्स को कैरी करके कहां पर डाल देगा, फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल्स, किसके थ्रू, थ्रू अ बंडल ऑफ नोडल टिश्यू, दिस बंडल आर कॉल्ड द बंडल ऑफ हिज। क्लियर, तीनों नोडल टिश्यू। एवी नोड की खास बात क्या है, देखो एवी नोड जो है वो बिल्कुल इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल नजदीक है ना, और उसका मेन काम क्या है कि ऐसा नोड इंपल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं भेज सकता, तो वो काम कौन करेगा, एवी नोड करेगा, ठीक है। एवी नोड की वजह से क्या होगा, इंपल्स नीचे की ओर जाएगी, समझ लो, ऐसे नोड की वजह से नहीं जाएगी, किसकी वजह से जाएगी, एवी नोड की वजह से। एवी नोड ऐसे नोड से इंपल्स लेगा, उसको नीचे की ओर भेजेगा, तो कहीं ना कहीं जो पेस बना हुआ है, समझ लो, जो पेस को जो सेट कर दिया इन लोगों ने, किसने, एवी नोड ने। एवी नोड कभी भी इससे पेस को नीचे गिरने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एक पॉइंट पे है जो लगातार यहाँ से इंपल्स कहां की ओर भेज रहा है, नीचे की ओर भेज रहा है, बिकॉज ये पेस को सेट करके रखता है, मतलब कभी भी जीरो नहीं होने देगा, दैट्स व्हाई द एवी नोड इज कॉल्ड द पेस सेटर। बना नहीं रहा है, ये सेट कर रहा है पेस को, है ना, दैट्स व्हाई द एवी नोड इज कॉल्ड द पेस सेटर एंड द एसए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर, ठीक है। बंडल ऑफ हिज भी क्या होता है, उसी नोडल टिश्यू का बना होता है, इसकी दो ब्रांचेस निकलती है, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज। हिज एक साइंटिस्ट का नाम है ना। ये ब्रांचेस जो होती है अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जाती है, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से जाके काय का फॉर्मेशन करती है, ऐसे बहुत पतले पतले से फाइबर निकलते हैं, दीज फाइबर आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को हर साइड से क्या करे, मसल्स क्या मिले, इंपल्स मिले, है ना, इंपल्स पूरे अच्छे से प्रोपेगेट कर सके, दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ही पतले पतले फाइबर्स पाए जाते हैं, बहुत थिन फिलामेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर। यहाँ पे इंपल्स ट्रांसमिशन का रेट जो होता है मैक्सिमम होता है किसमें, इन केस ऑफ परकिंजे फाइबर। जो हम जानते हैं जितना पतला थ्रेड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, ये तो पता ही है हमको। तो ऐसे नोड से इंपल्स आते को समझ लो, कंडक्शन का पथ क्या हो गया, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से बंडल ऑफ हिज की ब्रांचेस, एंड फाइनली कहां पे, हमारे परकिंजे फाइबर से कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में इंपल्स जाएगी, वेंट्रिकल्स को इंपल्स मिलेगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, पंप आउट होगा, ठीक है, इन लंग्स एंड पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। क्लियर है ये? So this is the conduction या फिर conducting mechanism of the heart, ठीक है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं, ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, परकिंजे फाइबर होता है। अब एक चीज समझो, ध्यान दो, अगर मतलब ऐसे नोड जो होता है वो डैमेज हो गया, है ना, तो देखो एक चीज सोचो, ऐसे नोड का काम क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ इंपल्स। अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाएगा तो जो पेस बन रहा है, कितना पेस है आपका, 72 बीट पर मिनट का, ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
और बिकॉज आपका ये पेस सबका सेट है, सबकी जो हार्ट रेट होती है, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो एक नॉर्मल स्टेट में है, एक रेस्टिंग स्टेट में है, उसका हार्ट बीट कितना होता है 72 बीट पर मिनट। क्लियर है ये? तो बिकॉज वो एक रिदम सेट है, तो हम लोगों का सब लोग क्या बोलते हैं, हम हमारे हार्ट को ऑटो रिदमिक हार्ट बोलते हैं, क्योंकि रिदम उसके अंदर अपने आप सेट करता है। अगर मान लो ऐसे नोट हो जाएगा डैमेज, इन केस ऑफ एसएनओ का डैमेज हो जाएगा, तो हमारा जो रिदम होगा ये क्या होगा, बिगड़ जाएगा, जो पेस होगा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक अरिथमिया। अगर एसएनओ डैमेज होता है तो क्या बोलते हैं, कार्डियक अरिथमिया। ठीक है, इफ द एसएनओ गेट डैमेज, बंदा जो होगा उसको क्या हो जाएगा, कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है, जो क्या करे, एक बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक मैनर में, है ना, एक समान रेट में क्या बनाएगा, इंपल्स बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। अगर मान लो एवी नोड गेट डैमेज, अगर इनकेस अगर एवी नोड खत्म हो जाएगा, तो एक चीज देखो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्यों? ऐसा नोड में इंपल्स तो बनेगी, बाकी वो एट्रियम में ही रह जाएगी, वेंट्रिकल्स तक जा ही नहीं पाएगी। एवी नोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि एवी नोड पेस सेट कर रहा है, एवी नोड की वजह से ही इंपल्स वेंट्रिकल्स में जा रही है, एवी नोड की वजह से ही इंपल्स ऐसे नोड से कहां की ओर जा रही है, हमारे बंडल ऑफ हिस्स तक। बीच का लिंक कौन है, एवी नोड। अगर लिंक तोड़ दिया, इंपल्स जा ही नहीं पाएगी। उसको जो अगर वेंट्रिकल्स पंप ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरेस्ट। क्या बोलेंगे उसको हम, कार्डियक अरेस्ट। तो अगर इन केस ऑफ एवी नोड डैमेज होता है तो द कंडीशन इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, एंड द पर्सन एंड द पेशेंट विल डाई इमीडिएटली। ठीक है, उसी समय वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। बाकी इस केस में क्या होता है, अरिथमिया हार्ट बीट केवल डिस्टर्ब होती है ना, और इसमें क्या होता है, बंदा का हार्ट जो होगा उसी टाइम बंद हो जाएगा। द कंडीशन इज कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, दिस इज द कंडक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन हार्ट।